सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का साइंस एंड फन 11th-12th पे, जहाँ पे टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। और आज हम लोग मिले हैं ऑसिलेशन के लेक्चर नंबर 2 के लिए। लेक्चर नंबर 1 थोड़ा सा छोटा क्योंकि बेसिक लेक्चर था। लेक्चर नंबर 2 में हम लोग इस चैप्टर के सारे कंसेप्ट्स को पढ़ने की पूरी कोशिश करेंगे। मतलब कि ये इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर जो है वो हो सकता है क्या, ये इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर ही होगा। फिर हर बार की तरह जब हम कुछ सिलेबस आगे बढ़ चुके होंगे, फिर हम चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर लेके आएंगे। जैसे कि अभी हमने 11th-12th में पहले एक चैप्टर करवा दिया एटम और एक करा दिया रे ऑप्टिक्स, फिर हम उसके क्वेश्चन आंसर्स लेके आए। ऐसे यहाँ पे भी होगा कि हम लोग इसके चैप्टर्स पहले करेंगे। जैसे अभी हमने हाल ही में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स किया, फिर हम लोग ऑसिलेशन लेके आए। ऐसे फिर हम लोग थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल लाएंगे। पहले चैप्टर्स कर लेंगे, फिर एग्जाम के दिनों में, यानी कि आप कह सकते हैं जनवरी एंड में कह लो या फरवरी फर्स्ट वीक से, हम लोग इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मॉक टेस्ट इस चैनल पे लेना शुरू कर देंगे। तो उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है। फिलहाल ऑसिलेशन का जो आज का लेक्चर है वो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था और मैं आपको आज भी बता दूं कि ये चैप्टर मेजरली डेरिवेशनल बेस्ड है। आज का शुरू का जो आधा घंटा है वो हमारा काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी में जाने वाला है। उसके बाद अगला जो आधा घंटा है वो टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम के ऊपर जाने वाला है। और उसके बाद जो आधा घंटा है वो स्प्रिंग मास सिस्टम के ऊपर जाने वाला है। उसके बाद इस चैप्टर में बेसिक चीज़ें हैं, जहाँ पे कि टाइप्स ऑफ ऑसिलेशन क्या है, ऑसिलेशन कितने टाइप के होते हैं और हमारे पास रेजोनेंस क्या होता है। फिर उसके बाद हमारा चैप्टर जो है वो खत्म होगा। मतलब 2 घंटे के आसपास हो सकता है ये लेक्चर जो है वो जाए। ये मैं अभी अंदाजे से बता रहा हूँ, बाकी फ्लो में देखते हैं। सेकेंड थिंग, आज की पीपीटी बिल्कुल ब्लैंक है, सब कुछ हम लोग हाथ से लिखने वाले हैं, क्योंकि आज मैं आपको दोबारा ही बोल रहा हूँ सारी चीज़ें डेरिवेशनल बेस्ड हैं। और स्प्रिंग मास सिस्टम और पेंडुलम को हम लोग एक्सपेरिमेंट्स के फॉर्म में भी बीच बीच में देखेंगे, जिसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। चलिए, सबसे पहले तो आज का टॉपिक हमारे पास रहेगा वो रहेगा टाइप्स ऑफ एनर्जीज इन एसएचएम। लास्ट क्लास में हम लोग एसएचएम के बारे में पढ़ चुके हैं। तो अगर आपने पहला वाला लेक्चर नहीं देखा है तो अभी आपको इससे पहले वाला लेक्चर देखना है, तभी आपको आज वाला लेक्चर ऑब्वियस है समझ में आएगा। अब एनर्जी के हमारे पास इस एसएचएम में, अब आप खुद ही कॉमन सेंस लगाओ कि जब भी कोई पार्टिकल एसएचएम यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा होगा, चाहे वो पेंडुलम हो चाहे वो स्प्रिंग मास सिस्टम हो, शायद ये कॉमन सेंस वाली बात है कि वो जो पेंडुलम होगा या स्प्रिंग मास सिस्टम होगा उसके पास 2 प्रकार की एनर्जीज होंगी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि वो दौड़ रहा है, उसके पास वेलोसिटी है तो काइनेटिक तो होगी। वो मीन पोजीशन से दूर जा रहा है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी। भले स्प्रिंग में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी और पेंडुलम में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी तो होगी। तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे हम लोग काइनेटिक एनर्जी के बारे में। तो काइनेटिक एनर्जी के बारे में अगर बात की जाए तो काइनेटिक एनर्जी को हम यहाँ पे डिराइव करेंगे। सबसे पहले तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv², हम सब जानते हैं। अब लास्ट क्लास में हम लोगों ने वेलोसिटी का फॉर्मूला डिराइव किया था a ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइ, अगर आप सबको याद हो तो, ठीक है जी। और अब इसका हम स्क्वायर कर देंगे। तो स्क्वायर करने पे कुल मिला के जो काइनेटिक एनर्जी है वो आ जाएगी हाफ m, a का स्क्वायर आ जाएगा, ओमेगा का भी स्क्वायर आ जाएगा और कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइ आ जाएगा, ठीक है जी। अब इस हिसाब से अगर बात करें तो हाफ m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर है। अब कॉस स्क्वायर थीटा को मैथ्स के अकॉर्डिंग में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, 10th क्लास का फॉर्मूला है। तो उसको मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है यहां पे लिख सकता हूं। अब इसमें से सिर्फ a स्क्वायर को मैं अंदर, और किसी को भी नहीं, सिर्फ a स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो काइनेटिक एनर्जी मेरे पास आ जाएगी हाफ m ओमेगा स्क्वायर, यहां पे मेरे पास आ गया है a स्क्वायर, माइनस यहां पे मेरे पास आ गया है a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइ। डन है। अब यहां पे मेरे पास काइनेटिक एनर्जी आ जाती है हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, और अगर आप ध्यान से देखें तो a साइन ओमेगा टी प्लस फाइ हमारे पास x होता है, तो इसकी जगह मैं x स्क्वायर लिख सकता हूं। अगर आप भूल गए हैं तो मैं यहां पे ब्रैकेट में रीजन लिख देता हूं
कि x जो होता है वो a साइन ओमेगा टी प्लस फाइ जो है वो रहता है। तो ये पूरा का पूरा x का स्क्वायर हो गया। और इसी के साथ बच्चों मुबारक हो, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ जाता है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ जाता है हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो फाइनली हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ जाता है हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ जाता है। अब काइनेटिक एनर्जी के इस फॉर्मूले से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। लेट अस सपोज एक एसएचएम में पेंडुलम, देखो हम कोई भी एक एग्जांपल के ऊपर तो बात करेंगे, मान लो पेंडुलम के ऊपर ही बात कर लेते हैं। तो लेट अस सपोज एक पेंडुलम जो है वो ऑसिलेट कर रहा है। आपके हिसाब से पहली बात तो ये उसकी मीन पोजीशन होती है और ये उसकी एक्सट्रीम पोजीशंस होती हैं। तो आपके हिसाब से उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी जब वो एक्सट्रीम पोजीशन पर जाएगा? तो आंसर है जीरो। कैसे? क्योंकि जब वो एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा तो उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है। पेंडुलम को इमेजिन करो, जा रहा है, रुक रहा है, फिर नीचे आ रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है, यहां पे आके मैक्सिमम हो गई, फिर रुक रहा है। तो एक्सट्रीम पोजीशंस पे जो उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है वो मैक्सिमम जीरो हो जाती है, क्योंकि उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है। लेकिन मीन पोजीशन पे उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। रुकता है, फिर धीरे धीरे आता है, उसकी वेलोसिटी बढ़ती है और यहां तक आते आते उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाती है, जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। फिर उसकी वेलोसिटी कम होती है, वहां तक पहुंचते वेलोसिटी फिर जीरो हो जाती है, फिर काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो जाएगी। शायद ये हमने 9th में पढ़ा हुआ। तो इस प्रकार से ये हम ओरली तो जानते हैं, लेकिन अगर मैं इसको मैथमेटिकली प्रूफ करना चाहूं कि यहां पे काइनेटिक एनर्जी जीरो है और यहां पे मैक्सिमम है, तो हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? आओ देखो। अब अगर मैं बात करूं तो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ चुका है। ठीक है जी। अब यहां से अगर मैं मीन पोजीशन पे हूं और अगर मैं एक्सट्रीम पोजीशन पे हूं, तो आई होप आपको पता हो कि मीन पोजीशन पे ये x क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। तो मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट तो जीरो होता है। मीन पोजीशन पे जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो जीरो होता है। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मेरे पास हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा, बिकॉज x जीरो हो जाएगा। और एक्सट्रीम पोजीशन पे हमारा डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यानी कि एम्पलीट्यूड के बराबर हो जाता है। व्हाट इज एम्पलीट्यूड? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो a के बराबर हो जाएगा। अब अगर मैं यहां पे a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डाल दूंगा तो काइनेटिक एनर्जी हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो जाएगी, विच इज जीरो। तो काइनेटिक एनर्जी मेरे पास आ जाएगी जीरो। इसका मतलब ये है बच्चों कि मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, क्योंकि इससे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी हो नहीं सकती। हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर से ज्यादा काइनेटिक एनर्जी हो नहीं सकती। तो ये हमारे पास हो जाएगी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। और एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचेंगे यानी कि यहां पे पहुंचेंगे तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी मिनिमम, विच इज जीरो। और ये हम आज तक ओरली समझते आए थे, लेकिन आज हमने मैथमेटिकली भी समझ लिया। डन है? तो ये हमारे पास हुई काइनेटिक एनर्जी। अब हम लोग, अच्छा ये पहली बात तो जो भी एनर्जीज इन एसएचएम का टॉपिक है, ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखिएगा। हमेशा हर साल इसके ऊपर एक क्वेश्चन मैंने एग्जाम में देखा ही देखा है, चाहे वो 1 नंबर का है चाहे वो 3 नंबर का है, वो अलग बात है। ठीक है जी। तो काइनेटिक एनर्जी का हमारे पास ये फॉर्मूला आया और काइनेटिक एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन पे जीरो आ गई और मीन पोजीशन पे मैक्सिमम आ गई। आगे बढ़े। अब सेम काम हम लोग करेंगे पोटेंशियल एनर्जी के लिए। पोटेंशियल एनर्जी के लिए, अब पोटेंशियल एनर्जी जो है उसका जो फॉर्मूला अगर हम लोग याद करें तो वर्क एनर्जी में हमने इसका फॉर्मूला हाफ के एक्स स्क्वायर डिराइव किया हुआ है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हम लोगों ने हाफ के एक्स स्क्वायर डिराइव किया हुआ है, लेकिन हमने लास्ट क्लास में ही के की जगह m ओमेगा स्क्वायर भी डिराइव किया था। तो अगर मैं इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देता हूँ तो मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा हाफ
एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। बहुत इजी सा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आया। अब और बहुत छोटी सी डेरिवेशन भी। अब हम लोग फिर से बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की, जैसे की थी वैसे ही पोटेंशियल एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन पे मैक्सिमम थी और पोटेंशियल और एक्सट्रीम पोजीशन पे मिनिमम थी। अब पोटेंशियल एनर्जी के बारे में अगर फॉर्मूले वाइज नहीं, ओरली बात करें, तो जब एक ऑब्जेक्ट एक्सट्रीम पोजीशन पे, अगर हम पेंडुलम की बात करें तो मैक्सिमम हाइट पे, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो गई, चाहे वो ये वाली एक्सट्रीम पोजीशन हो चाहे वो ये वाली एक्सट्रीम पोजीशन हो। लेकिन जब एक पेंडुलम मीन पोजीशन पे आएगा तो उसकी हाइट जीरो होगी, बिकॉज वहीं से शुरुआत हुई है, तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। यानी मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी लेकिन पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, और एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी जीरो थी लेकिन पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, जिससे कि रफ साबित हो रहा है कि एनर्जी कंजर्व्ड रहती है। काइनेटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट होती है, पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट होती है। ऑल्दो अभी हम टोटल एनर्जी निकाल के कांस्टेंट प्रूफ भी करेंगे। लेकिन अगर मैं यहां से इसके दो डिवीजन बना दूं, अगेन एक हो गया हमारे पास मीन पोजीशन, अगेन एक हो गया हमारे पास मीन पोजीशन, और एक हो गया हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन। अगेन एक हो गया हमारे पास मीन पोजीशन और एक हो गया हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन। मीन पोजीशन पे अगेन डिस्प्लेसमेंट हमारे पास जीरो हो जाता है, और अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर जीरो का स्क्वायर। तो पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली जीरो आ जाएगी, जो कि आने भी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मीन पोजीशन पे देयर इज नो हाइट, तो पोटेंशियल एनर्जी का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। प्लस वहां पे काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम है, तो पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमम दैट इज जीरो होना ही होगा। और वहीं पे अगर बात करें एक्सट्रीम पोजीशन की, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो ए के बराबर हो जाएगा, है ना। और अगर ये ए के बराबर हो जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास आ जाएगी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर की जगह आ जाएगा ए स्क्वायर। हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स की जगह आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर। तो फॉर्मूला बन गया हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, एंड अगेन दिस इज द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी वी कैन हैव, बिकॉज एक्स की वैल्यू मैक्सिमम ए हो सकती है, इससे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी आप रख नहीं सकते। बहुत बेसिक सी क्लास है आज, बहुत डेरिवेशनल बेस्ड क्लास है आज, और साथ साथ बहुत तगड़े तगड़े कंसेप्ट तो हैं। तो ये चीज हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की आई। अब हम लोग बनाएंगे टोटल एनर्जी क्या होगी। टोटल एनर्जी क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो आप? अगेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है एनर्जी को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, तो टोटल एनर्जी को कांस्टेंट रहना चाहिए। बाकी अब हम अगर टोटल एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ पे डिराइव कर लें तो पता चल भी जाएगा कि टोटल एनर्जी कांस्टेंट होती भी है या नहीं, या लेविस सर जी ने जो फॉर्मूला दिया था वो सही भी दिया था कि नहीं। आओ तो सबसे पहले अगर बात करें तो टोटल एनर्जी के बारे में बात करते हैं। टोटल एनर्जी अब क्योंकि एक एसएचएम करने वाले पार्टिकल के पास सिर्फ दो ही एनर्जी हैं, काइनेटिक और पोटेंशियल। अगर हम लॉस कंसीडर ना करें तो ओनली दो ही एनर्जी हमारे पास, काइनेटिक और पोटेंशियल। अब अगर मैं काइनेटिक एनर्जी को और पोटेंशियल एनर्जी को ऐड कर दूंगा तो मुझे टोटल एनर्जी मिल जाएगी। तो टोटल एनर्जी बेसिकली बराबर हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के। तो टोटल एनर्जी मेरे पास बराबर हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के। डन है। अब अगर ऐसा है तो काइनेटिक एनर्जी मेरे पास क्या है? काइनेटिक एनर्जी मेरे पास है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये मेरे पास काइनेटिक एनर्जी है। और अगर बात रही पोटेंशियल एनर्जी की तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी है। अब हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, अगर मैं एक स्टेप और बढ़ा दूं, ये ना आप कंफ्यूज हो जाए, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, और हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ गया। तो इससे तो ये पूरा कैंसिल हो गया। तो कुल मिला के बच्चों मुबारक हो, टोटल एनर्जी हमारे पास आ गई है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो कुल मिला के हमारे पास टोटल एनर्जी आ गई है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। अब आप मुझे बताइए क्या हाफ कांस्टेंट है? हाँ। एम कांस्टेंट है, मास ऑफ पार्टिकल, हाँ। ओमेगा कांस्टेंट है, इफ देयर इज नो लॉस तो एंगुलर वेलोसिटी तो कांस्टेंट ही हो गई।
एंड ए इज द एम्पलीट्यूड, वो भी कांस्टेंट है इफ देयर इज नो लॉस। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि जो टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट रहेगी, टोटल एनर्जी चेंज नहीं होगी और होनी भी नहीं चाहिए, बिकॉज अगेन आप जानते हैं कि एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम थी, मीन पोजीशन पे जीरो थी। पोटेंशियल एनर्जी मीन पोजीशन पे जीरो थी, एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम है, लेकिन टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है इसका ग्राफ। इसका ग्राफ हम लोग यहां पे प्लॉट करेंगे, जो कि सबसे इंटरेस्टिंग चीज है और एग्जाम में इसके ऊपर काफी सवाल पूछे जाते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग चीज इसका ग्राफ है बच्चों, थोड़ा ध्यान से इस ग्राफ को भी हम लोग देखेंगे। क्या हो रहा है, ये थोड़ा इधर बना पे आओ। ये हमारे पास 0 यानी कि मीन पोजीशन हो गई मान लो, और यहां पे हमारे पास एम्पलीट्यूड ए हो गया, ये हमारे पास एम्पलीट्यूड ए हो गया विच इज एक्सट्रीम पोजीशन। ये हमारे पास हर एक एसएचएम की 2 एक्सट्रीम पोजीशंस होती हैं और ये भी हमारे पास हो गई एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है जी, ये हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन, ये भी हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन हो गई। अब अगर मैं यहां पे सबसे पहले बनाऊं काइनेटिक एनर्जी, ठीक है जी, सबसे पहले बनाए काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी को मैं इस ऑरेंज कलर से दिखा रहा हूं। ऑब्वियस सी बात है आप एग्जाम में ऑरेंज कलर यूज नहीं कर सकते, तो आप ब्लैक पेन, ब्लू पेन, ये 2 कलर यूज कर सकते हो, या फिर आप डॉटेड लाइन, सॉलिड लाइन से मदद से बना दो। चलो यार वो तो कर लोगे। काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ बना रहा हूं। काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन पे मैक्सिमम थी और एक्सट्रीम पोजीशंस पे 0 थी। तो काइनेटिक एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन पे 0 थी और मीन पोजीशन पे कुछ मैक्सिमम वैल्यू थी। तो ये तो पक्का है कि ये हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं। अब मैं इस ग्राफ को स्ट्रेट भी मिला सकता हूं, बट ये ग्राफ स्ट्रेट नहीं बनना चाहिए। क्यों नहीं बनना चाहिए? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला आया था उसमें एक्स स्क्वायर था, और हम लोग मोशन इन अ प्लेन यानी प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान पढ़ चुके हैं, जब भी किसी का ग्राफ एक्स के स्क्वायर पे होता है तो वो पैराबोलिक ग्राफ बनता है, यानी कि जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन से नहीं जाएगा, वो पैराबोलिक होगा। प्लीज थोड़ा सा आप ये मेरी ड्राइंग पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लीजिएगा, बट ये पैराबोलिक ग्राफ, दिस इज फॉर काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम एट मीन पोजीशन एंड मिनिमम यानी कि 0 एट एक्सट्रीम पोजीशंस। अब हम लोग यही काम करेंगे पोटेंशियल एनर्जी के लिए। पोटेंशियल एनर्जी को मैं इस पिंक कलर से दिखा रहा हूं, ठीक है जी। अब पोटेंशियल एनर्जी में उल्टा है। पोटेंशियल एनर्जी में आपको पता है मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है और एक्सट्रीम पोजीशन पे, ये रेफरेंस लाइन में यहां पे बना दूं, ये बस रेफरेंस है इस लाइन को देखने के लिए बस। हाँ, तो काइनेटिक एनर्जी के बिल्कुल उल्टा है पोटेंशियल एनर्जी की। मीन पोजीशन पे वो 0 हो जाएगी और एक्सट्रीम पोजीशन पे वो मैक्सिमम हो जाएगी। एक्सट्रीम पोजीशन पे वो मैक्सिमम हो जाएगी, एक्सट्रीम पोजीशन पे वो मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है जी। तो ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ आ गया। बट अगेन अब हमें बनाना है टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी को लेट से मैं ग्रीन कलर से दिखा देता हूं। तो ये मेरे पास है टोटल एनर्जी, जिसको मैं ग्रीन कलर से दिखा रहा हूं। तो ये टोटल एनर्जी का जो ग्राफ बनेगा, पर टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट रहती है, जो कि एक्सट्रीम पोजीशन पे किसके बराबर होगी? पोटेंशियल एनर्जी के, और मीन पोजीशन पे किसके बराबर होगी? काइनेटिक एनर्जी के। तो भाई टोटल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहेगी, टोटल एनर्जी चेंज नहीं होगी। ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा, ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा, आप समझ रहे हो ना। थोड़ा सा चाहे ये पिंकी को ऊपर कर देते हैं। तो टोटल एनर्जी का जो ग्राफ है वो हमारा स्ट्रेट लाइन आएगा भाई। तो दिस इज आर टोटल एनर्जी, समझ गए। तो बहुत ही प्यारा ये क्वेश्चन बन सकता है, एग्जाम में पूछ सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। 3 नंबर में ये क्वेश्चन काफी बार आया हुआ है कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव करो, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव करो, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव करो और उनके लिए ग्राफ भी प्लॉट कर दो। तो दिस इज बेसिकली, अच्छा यहाँ पे हमने अभी कुछ ऐसा नहीं बोला है कि हम
किसकी बात कर रहे हैं कि हम एसएचएम में पेंडुलम की बात कर रहे हैं या स्प्रिंग मास सिस्टम की बात कर रहे हैं। हमने बोला है कि हम कोई भी एसएचएम की बात कर रहे हैं, किसी भी एसएचएम के लिए काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी कुछ ऐसा रहने वाला है। ठीक है जी। तो मेरी सलाह ये रहेगी कि आप वीडियो को यहीं पे थोड़ा सा पॉज करें और पॉज करने के बाद फिर आप जाएं आगे, क्योंकि अब हम एक नए टॉपिक की तरफ चल रहे हैं एंड दैट नया टॉपिक इज टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। थोड़ा सा नया टॉपिक आ जाएगा, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि पहले आप इसको एक बार ढंग से गो थ्रू करके रखें, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी। तो आई होप आपने मेरी बात को सुना हो, पहले गो थ्रू किया हो, फिर आगे बढ़े हो। तो हम यहां पे निकालने जा रहे हैं टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। अब ये सिंपल पेंडुलम क्या होता है, मतलब क्या पेंडुलम को सिंपल पेंडुलम बोलना जरूरी है? तो आंसर इज यस, बिकॉज सिंपल पेंडुलम और कॉम्प्लेक्स पेंडुलम में एक डिफरेंस होता है। इसका मैं आपको नॉलेज देता हूं। पहले बात करते हैं कि सिंपल पेंडुलम क्या है, फिर उसका टाइम पीरियड तो निकाल ही लेंगे। तो सिंपल पेंडुलम क्या चीज है भाई? सिंपल पेंडुलम में, अच्छा ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इस सिंपल पेंडुलम के ऊपर आधा घंटा हम लोग सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं क्लास के अंदर, बड़ा मजा आता है। यहाँ पे भी मैं वो एक्सपेरिमेंट्स करने वाला हूँ, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट्स को मैं शॉर्ट्स की फॉर्म में डालूंगा। जैसे ये वीडियो आपके पास आज आ रही है, आज तारीख है 17 जनवरी, मतलब मैं इसको 17 जनवरी मॉर्निंग में शूट कर रहा हूँ और आपको आएगी ऐसे 17 जनवरी शाम को मिल जाएगी। ठीक है। अब आप इसको 17 को देख रहे हो, 18 को देख रहे हो, 19 को देख रहे हो, 20 को देख रहे हो, एग्जाम के बाद देख रहे हो उसके एग्जाम के बाद, मतलब नॉलेज के लिए तो बंदा कहीं भी देख सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप फेल होने वाले हो फिजिक्स में, मैं कह रहा हूँ कि कोई और बच्चा देख रहा है, कहीं भी देख रहे हो, मतलब अगले साल देख रहे हो, 2 साल बाद देख रहे हो, 4 साल बाद देख रहे हो, बच्चों 20 साल बाद देख रहे हो, तो कहने का वीडियोस तो अमर रहती है ना, बंदा भले ही मर जाए। तो कहने की बात यह है कि आज 17 जनवरी है 2023, अगर आप इस वीडियो को आज देख रहे हो तो 18 जनवरी को एक शॉट आएगा इस चैनल पे, 19 जनवरी को एक शॉट आएगा इस चैनल पे, और 20 जनवरी को भी एक शॉट आएगा इस चैनल पे। या हो सकता है मैं इन 3 शॉट्स को 2 में डाल दूं। मतलब मैं क्या क्या कंसेप्ट आपको पढ़ाने वाला हूं वो मैं आपको आज ही बताऊंगा, लेकिन उन शॉट्स को देखना बहुत जरूरी होगा ताकि आप इन पढ़ाई को प्रैक्टिकली भी पढ़ पाओ, तभी मजा है साइंस एंड फन का, अदरवाइज तो साइंस ही है बस। ठीक है ना। तो सिंपल पेंडुलम के ऊपर बहुत बेसिक शॉट्स डाले जाएंगे। और वो, अच्छा अब आप सोच रहे हो कि यहाँ क्यों नहीं डाल रहा, तो अगेन ये जो कैमरा की सेटिंग होती है ये बहुत छोटी चीज़ों के लिए नहीं है। अब जैसे कि मैं यहाँ पे अगर एक पेंडुलम ऑसिलेट करा दूंगा, हमारे ऑनलाइन वाला जो पेड बैच था वहाँ पे भी यही प्रॉब्लम हुई थी। मैंने क्लास में एक्सपेरिमेंट किया तो उनको ढंग से आया, लेकिन ढंग से जो लैपटॉप वगैरह में देख रहे थे उनको नजर आ गया, जो मोबाइल में देख रहे थे उनको ढंग से आया नहीं। तो फिर मैंने उनके साथ भी यही किया था, मैंने उनको उस वीडियो को रिकॉर्ड किया और रिकॉर्ड करने के बाद फिर उनको उनके ग्रुप्स पे भेजा। तो मैंने कहा कि ठीक है यहाँ पे भी ऐसा ही कर लेंगे हम, कि मैं इसको अलग से रिकॉर्ड करूंगा, अलग से रिकॉर्ड करेंगे आपके लिए और फिर उसको हम शॉर्ट की फॉर्म में अपलोड कर देंगे। ठीक है। आज 17 तारीख है तो आपके पास 18 तारीख को और 19 तारीख को इसी चैनल पे 2 शॉर्ट आएंगे जिनको आपको देखना है। आपको देखना है, लाइक सब्सक्राइब नहीं कह रहा हूं मैं, आपको देखना आपकी नॉलेज के लिए, ये कंसेप्ट और स्ट्रांग हो जाएगा। कंसेप्ट है सिंपल पेंडुलम। लेकिन सिंपल पेंडुलम होता क्या है, सिंपल पेंडुलम चीज क्या है? तो आप कह सकते हो a system of a point mass, a system of a point mass, a system of a point mass जिसको हम बॉब कह देते हैं, बॉब, connected to a massless and inelastic string connected to a massless and inelastic string attached to a rigid support, attached to a rigid support। अब आप कहोगे सर ये तो आपने जो पेंडुलम होता है उसी की बस अंग्रेजी वर्जन लिख दिया, तो सिंपल पेंडुलम क्या है? अरे रुको जरा, सब्र करो। ये हमारे पास एक पेंडुलम है, ये कोई नई चीज तो है नहीं, ये सब आप पहले ही जानते हो। ये हमारे पास बॉब होता है, वाह, ये हमारे पास बॉब होता है, ये हमारे पास स्ट्रिंग होता है। ध्यान रखिएगा ये जो स्ट्रिंग होता है इसको हम एज्यूम करते हैं कि ये मासलेस होता है। ये जो स्ट्रिंग होता है इसको हम एज्यूम करते हैं कि ये मासलेस स्ट्रिंग होता है।
मासलेस स्ट्रिंग मतलब इसका जो मास है वो बहुत ही कम हम लोग जो है वो एज्यूम करके चलते हैं, ना के बराबर। और ये हमारे पास एक रिजिड सपोर्ट है जहाँ से ये अटैच्ड होता है, और हम इस स्ट्रिंग को इनइलास्टिक भी मानते हैं कि ये खिंचेगा नहीं, ठीक है ना, ऐसे ऐसे झूलेगा नहीं। इसको हम सिंपल पेंडुलम कहते हैं। तो सर इसको सिंपल पेंडुलम क्यों बोलते हैं और कॉम्प्लेक्स पेंडुलम क्या होता है, और जरा समझें। मान लो एक सिंपल सा लॉजिक है कि मान लो मेरे पास, मैं यहाँ पे इस फोन पे एक धागा बांध दूं और धागा बांधने के बाद इस फोन को ऐसे ऐसे करके ऑसिलेट करवाऊं, तो ये मेरे पास कौन सा पेंडुलम हो जाएगा, सिंपल पेंडुलम। लेकिन अगर मैं इस पेंडुलम, अगर मैं अपने फोन में छेद कर दूं, ऑब्वियस बात है मैं नहीं करने वाला, लेकिन अगर अपने फोन में छेद कर दूं और छेद करके से ऐसे 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 ऑसिलेट करवाऊं, तो ये हो जाता है कॉम्प्लेक्स पेंडुलम, कंपाउंड पेंडुलम। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट की एक्सिस, जैसे कि यहाँ पे मेरे पास एक ट्राइपॉड स्टैंड पड़ा हुआ है, इसी से काम कर लेते हैं मान लो। अब इस ट्राइपॉड स्टैंड में अगर मैं यहाँ पे, देखो ध्यान से देखना, और जैसे कि ऑसिलेट करने लगे, देखो ये ना, तो ये जो पेंडुलम है, ये पेंडुलम एक कंपाउंड पेंडुलम कहलाया जाएगा। ये पेंडुलम एक कंपाउंड पेंडुलम कहलाया जाएगा। क्यों ये कंपाउंड पेंडुलम क्यों कहलाया जाएगा, क्योंकि इस पेंडुलम में हमने इसी एक्सिस से इसको घुमाया। लेकिन अगर मैं इस पर धागा बांधूं और बहुत ऊंचाई पे ले जाऊं, है ना, धागे को, मतलब ये जैसे इसकी लंबाई खुद अपने आप में 1 मीटर होगी, 1.5 मीटर होगी, तो अगर मैं इससे 10 मीटर 20 मीटर धागा बांधूं और फिर उसे घुमाऊं, तो ये सिंपल पेंडुलम बन जाएगा। लाइक अगर एक पॉइंट मास हो ना, अब जैसे कि आप एक बच्चे की टांग पकड़ूं मैं और उसे ऐसे घुमा, ऐसे वो, तो ये घंटी होती है मंदिर की, वो कौन सा पेंडुलम है, कंपाउंड है। लेकिन अगर एक घंटी को टांग दो धागे से, धागा बहुत ऊपर, और फिर वो ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहे हो, तो वो सिंपल पेंडुलम हो जाएगा। और हमें किस्मत की बात कह लो, जो भी कह लो, हमें सिंपल पेंडुलम पढ़ना है। हमारे सिलेबस की पढ़ाई सिंपल पेंडुलम है। अगर आपने एक मूवी देखी हो 3 इडियट्स, वहाँ पे वो प्रोफेसर जी उनके लेक्चर रूम में जाते हैं, जब वाला सीन आता है कि हाउ इंडक्शन मोटर स्टार्ट, है ना, तो पता नहीं साइंस के स्टूडेंट, साइंस के टीचर नोटिस कर लेते हैं, वो सीन तो बड़ा अच्छा है, लेकिन उस सीन के दौरान वो जो टीचर पहले से ही क्लास में पढ़ा रहा होता है, एक तो वायरस आते हैं, लेकिन जो वो क्लास में पढ़ा रहा होता है ना, तो बोर्ड पे वो कंपाउंड पेंडुलम में पढ़ा रहे होते हैं। जाके कभी नोटिस करना, वो बोर्ड पे कंपाउंड पेंडुलम पढ़ा रहे होते हैं, और इससे मतलब हमारे हायर क्लासेस की स्टडी में वो आने वाला है। बट अभी के लिए ये हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है। डन। अब सिंपल पेंडुलम का हम लोगों को टाइम पीरियड जो है वो कैलकुलेट करना है। सिंपल पेंडुलम का हम लोगों को टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है, और बड़ी ही विचित्र बात हमें सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड से मिलने वाली है, और उसी के ऊपर हम लोग इनको एक्सपेरिमेंटली भी देखेंगे। तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले तो हमें एक डायग्राम की जरूरत पड़ने वाली है। ये हमारे पास एक पेंडुलम है जो ऑसिलेट करा, बहुत छोटे एंगल पे हमने इसको ऑसिलेट करवाया, ठीक है ना, बहुत छोटे एंगल पे हमने इसको ऑसिलेट करवाया। वो भी आप समझ जाओगे इसको छोटे एंगल पे क्यों ऑसिलेट करवाया। अगर आपने स्कूल में ये किया है तो आपको शायद पता होगा कि हम इसको बहुत, इसकी सबसे पहली प्रिकॉशन ही यही है कि आपको इसे बहुत छोटे एंगल पे क्या करवाना होता है, ऑसिलेट करवाना होता है। आपको इसे बहुत छोटे एंगल पे क्या करवाना होता है, ऑसिलेट करवाना होता है। लेट्स से ये छोटा एंगल थीटा है, ये दिखने में बहुत बड़ा होगा लेकिन बहुत छोटा सा एंगल होता है। अब यहां एक धागा है जो उस पर खिंचाव लग रहा होगा, टेंशन, ऑब्वियस सी बात है टेंशन, और इस पे नीचे की तरफ एक फोर्स लग रही होगी विच इज mg। इस पे नीचे की तरफ एक फोर्स लग रही होगी विच इज mg। अब इस mg के मोशन इन अ प्लेन में हमने सीखा है कि हम हर एक वेक्टर को 2 वेक्टर्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो इस mg के मैं 2 टुकड़े कर देता हूं, एक ये वाला टुकड़ा कर देता हूं और एक ये वाला टुकड़ा कर देता हूं, चलेगा। अब अगर ये वाला एंगल थीटा है और ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, तो ये वाला एंगल भी हमारे पास थीटा हो जाएगा, ये वाला एंगल भी हमारे पास थीटा हो जाएगा। अब थीटा के साथ वाला जो कंपोनेंट होता है वो होता है mg cos थीटा, और थीटा के सामने वाला हमारे पास हो जाता है mg sin थीटा। अब ये तो तय है कि टेंशन को mg cos थीटा कैंसिल कर रहा है, ये तो तय है कि टेंशन फोर्स को mg cos थीटा जो है वो कैंसिल कर दे रहा है, टेंशन फोर्स को mg cos थीटा जो है वो कैंसिल कर दे रहा है। तो इस पेंडुलम को ऑसिलेट करवाने वाला कौन है, इस पेंडुलम को ऑसिलेट करवाने वाला कौन है, इस पेंडुलम को ऑसिलेट करवाने वाला है mg sin थीटा, बिकॉज mg cos थीटा ने टेंशन से कैंसिल।
ऑब्वियस सी बात है, अगर टेंशन नहीं होगी तो mg cos थीटा कैंसिल नहीं होगा, ये बॉब गिर जाएगा। टेंशन का mg cos थीटा का उतना ही इंपॉर्टेंट रोल है जितना mg sin थीटा का इसे ऑसिलेट करवाने में। बट अगर हम ऐसे बोलें कि कौन सी फोर्स इसे ऑसिलेट करवा रही है तो वो mg sin थीटा है। तो सबसे पहली बात तो यही है कि यहां पे जो टेंशन है T वो तो mg cos थीटा से बैलेंस होगी। ऑल दो डेरिवेशन में ये इक्वेशन हमारा कोई हिस्सा नहीं देने वाली, लेकिन पेंडुलम को ऑसिलेट कराने के लिए ये बहुत जरूरी है कि टेंशन को कोई कैंसिल आउट करे, अदरवाइज तो टेंशन ही नहीं होगी तो mg cos थीटा कैंसिल आउट नहीं होगा, नेट फोर्स mg रहेगी और ये पेंडुलम नीचे की तरफ गिर जाएगा, मतलब ये बॉब नीचे गिर जाएगा, वो ऑसिलेट ही नहीं करेगा। अच्छा, ऑल्सो जो हमारे पास नेट ऑसिलेटिंग फोर्स है यानी कि एफ नेट, वो तो हमारे पास mg sin थीटा ही है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब नेट फोर्स को मैं मास इनटू में एक्सेलरेशन लिख सकता हूं और ये मेरे पास mg sin थीटा आ जाएगा। अब m से m तो कैंसिल हो गया, तो a इज इक्वल टू g sin थीटा आ गया। अब यहां मैं दो बातें लिख रहा हूं, बहुत ध्यान सुनना। एक तो एक्सेलरेशन को हम ओमेगा स्क्वायर x लिख सकते हैं, ये हमने इस चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में प्रूव किया था। ऑब्वियसली बात है, a इज माइनस ओमेगा स्क्वायर x किया था और g भी हम अगर ऊपर जा रहे हैं तो माइनस का है, माइनस पे भी हमें काम नहीं करना है, वो तो कट ही जाएगा। और g जो है वो g है, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि साइन थीटा को मैं थीटा लिख रहा हूं। अब अगर आप लोगों के पास मैथ्स है तो आप ये बात जानते होंगे, नहीं तो मैं आपको बता दूं, जब एंगल बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, जब एंगल यानी थीटा बहुत स्मॉल होता है, लाइक 1 डिग्री 2 डिग्री या उससे भी छोटा, तो उस केस में हम थीटा और साइन थीटा को बराबर लगते हैं, मतलब होते ही बराबर है। आई रिपीट, बिकॉज थीटा इज वेरी स्मॉल, लगभग 0, थीटा की वैल्यू बहुत छोटी है, टेंस टू 0 है, जिसकी वजह से जो साइन थीटा होता है वो अप्रोक्सीमेटली थीटा के बराबर हो जाता है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में दो ही फंक्शंस के लिए पॉसिबल होता है, एक साइन थीटा और एक टैन थीटा, क्योंकि इनके ग्राफ ओरिजिन से शुरू होते हैं और प्रोपोर्शनली आगे जाते हैं। इफ एंड ओनली इफ थीटा इज वेरी स्मॉल देन साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा। अगर थीटा बहुत छोटा है बस तभी साइन थीटा जो है वो थीटा के बराबर हो जाएगा। अगर थीटा बहुत ज्यादा छोटा है, बहुत स्मॉल है, तो साइन थीटा जो है वो थीटा के बराबर यानी कि इक्वल हो जाएगा। अगर साइन थीटा थीटा के बराबर रखना है तो मैं आपको फिर बोल रहा हूं ये थीटा बहुत छोटा रखना होगा, और इसलिए मैंने पहली शर्त ही डाली थी। तो ऐसा आ गया भाई, ठीक है जी। तो हमारे पास क्या क्या आ चुका है, ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जी थीटा। अब लास्ट क्लास में हमने ओमेगा की जगह 2 पाई बाय टी प्रूफ कर दिया था, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। एक्स की जगह एक्स आ जाएगा इज इक्वल टू जी। अब थीटा जो होता है वो आर्क अपॉन रेडियस होता है। इस पेंडुलम की जो लंबाई है ना वो एल है, और पेंडुलम की लंबाई हमेशा बॉब के सेंटर तक नापते हैं। पेंडुलम की लंबाई जो है वो हमेशा बॉब के सेंटर तक नापते हैं, ये एल है। और ये हमारे पास यहां से लेके यहां तक का ये आर्क है यानी कि एक्स है। थीटा होता है आर्क अपॉन रेडियस। थीटा होता है, मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं, थीटा होता है आर्क अपॉन में रेडियस। उस हिसाब से जो थीटा है अगर वो आर्क अपॉन रेडियस है तो आर्क हमारे पास x है और रेडियस हमारे पास l है। x से x कैंसिल हो जाएगा, तो 2 पाई बाय टी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जी बाय एल आ जाएगा। तो यहां से 2 पाई बाय टी जो है वो अंडर रूट जी बाय एल हो जाएगा। और यहां से टाइम पीरियड जो है उल्टा कर दूं अगर, तो टाइम पीरियड अपॉन 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी हो जाएगा। और यहां से टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी। यहां से टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी। तो ये हमारे पास टाइम पीरियड आ जाएगा। तो टाइम पीरियड हमारे पास हो गया 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी। ये टाइम पीरियड किसका है, पेंडुलम का। ये फॉर्मूला ऑब्वियसली बात है तब वैलिड है जब थीटा को मैं बहुत छोटा रखूं। ये बात अगर आपने स्कूल में की है, स्कूल में एक टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट होता है जिससे हम जी को कैलकुलेट करते हैं, बट आपको शायद वहां पे भी बताया गया होगा कि वो एक्सपेरिमेंट सिर्फ तभी लागू होता है, वो एक्सपेरिमेंट सिर्फ तभी किया जाता है जब थीटा को बहुत छोटे डिफ्लेक्शन दिए जाए। मैं आपको कुछ यहाँ पे बातें कर रहा हूँ। टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी है। अब यहाँ पे मैं आपको 3 नोट के पॉइंट दूंगा और मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। ये 3 नोट के पॉइंट वेरी 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 वेरी
वेरी अबे टोने कक्कड़ का गाना नहीं है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये 3 नोट के पॉइंट, भले ही देखो यार, मैं ये मानता हूं कि साइंस में 2 प्रकार की चीजें होती हैं। एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, मतलब एक होता है ऐसी चीज जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और एक ऐसी चीज होती है जो हमारे जीवन के लिए इंपॉर्टेंट होती है। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट तो मैंने आपको बता ही दिया कि ये 3 डेरिवेशंस हैं, जिनमें से एक आपको एग्जाम में मिलेगी, ये हुआ एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। लेकिन टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम एक्चुअली कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, या हमें लगता है कि वो इन फैक्टर्स पर डिपेंड करता होगा लेकिन वो करता नहीं है, ये चीजें जीवन में बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। और इन्हीं के ऊपर मैं आपको बोल रहा हूं कि मैं शॉर्ट डालूंगा। ये 3 पॉइंट जो मैं यहां लिख रहा हूं, इन तीनों पॉइंट के ऊपर 3 या 2 में ही तीनों पॉइंट कवर करके शॉर्ट डाला जाएगा। सबसे पहला पॉइंट, टाइम पीरियड। मजा ही आ जाता है, मतलब क्लास में जब ये मैं ऑफलाइन में करता हूं, बच्चे बड़े हैरान होते हैं। कई बच्चों को पहले से पता होता है क्योंकि उन्होंने ये पहले ही जज कर लिया होता है डेरिवेशन वगैरह से। कई बच्चे बड़े हैरान होते हैं, और साइंस का बच्चा फिर भी थोड़ा कम हैरान होता है क्योंकि वो फॉर्मूला देख के समझ जाता है। लेकिन आप अपने अगर ये पेरेंट्स से पूछोगे तो मजा आएगा। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, जो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है, इसमें फर्स्ट पॉइंट डाल रहा हूं, ये इंडिपेंडेंट होता है टू द थीटा। टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट टू द थीटा। मतलब अगर मैं एक पेंडुलम को छोटे एंगल से ऑसिलेट करवाऊं या बड़े एंगल से ऑसिलेट करवाऊं, टाइम पीरियड सेम लगेगा एग्जैक्टली। है ना हैरान कर देने वाली बात। एक पेंडुलम है, उसको मैंने यहां से ऑसिलेट किया और छोड़ा तो भी उसका टाइम पीरियड सेम होगा, और यहां से ऑसिलेट करके छोड़ा तो भी उसका टाइम पीरियड है सेम होगा। इस हम शॉर्ट के फॉर्म में इसको प्रूव भी कर देंगे। बट द पॉइंट इज, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जब मैं उसको पास से ऑसिलेट करवाऊंगा तो उसको एंगल कम कवर करना है, लेकिन उसका एक्सेलरेशन भी तो कम है। लेकिन अगर मैं उसको दूर ले जाके छोड़ूंगा तो उसका एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा, भले ही थीटा बढ़ जाए, तो वो सेम टाइम में आएगा। इसको ऐसे रफली समझ सकते हैं, ऑल तो हम इसको मैथमेटिकली प्रूव भी करेंगे। आप ये भी देख सकते हैं कि कहीं पे भी फॉर्मूले के अंदर थीटा आ भी नहीं रहा है। सेकेंड बात, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम अगेन इंडिपेंडेंट भी है टू द मास ऑफ द बॉब, टू द मास ऑफ द बॉब। बड़ी कमाल की बात है, टाइम पीरियड कहीं से भी मास पे डिपेंडेंट नहीं है। टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम कहीं से भी मास पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। ये भी हम आपको शॉर्ट की फॉर्म में दिखाएंगे। और हमारे सर वॉल्टर लुईन जी ने तो कमाल ही कर दिया था, हमारे गुरु जी ने तो कमाल ही कर दिया था। लेकिन अगर मैं एक पेंडुलम लेता हूं और उस पेंडुलम पे एक छोटा सा मास लगाता हूं, लेट से 20 ग्राम का, और उसे ऑसिलेट कराता हूं, फिर उसका मास डबल कर देता हूं, लेट से 30 ग्राम कर देता हूं, 30 ग्राम, तो भी उसका टाइम पीरियड सेम रहेगा। मान लो और ज्यादा कर दो, 20 से 30 किया, 30 से 40 कर दिया, 40 से 50 कर दिया, डबल कर दो, ट्रिपल कर दो, 4 गुना कर दो, 5 गुना कर दो। आप जब तक बस वो रस्सी टूटे ना, जब तक आप उसका मास चेंज करते रहोगे, टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टाइम पीरियड से कोई लेना देना नहीं है मास का, और मास का आप कह सकते हो कोई लेना देना नहीं है, मतलब टाइम पीरियड। मतलब टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज प्योरली इंडिपेंडेंट टू द मास ऑफ द बॉडी। और थर्ड, ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ द पेंडुलम। यह पेंडुलम की लेंथ पे जरूर डिपेंड करता है। इसको भी हम शॉर्ट की फॉर्म में देखेंगे कि अगर मैं बड़े लेंथ का पेंडुलम लेता हूं और छोटी लेंथ का पेंडुलम लेता हूं तो टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा, टाइम पीरियड जो है वो वेरी कर जाएगा। ये बहुत बेसिक सी बात है, लेकिन ये दो तो बहुत ही अजीब सा साउंड करते हैं यार।
और अगेन ये जी पे डिपेंड करता है, तो मून पे जाऊंगा तो जी कम हो जाएगा, जी कम हो जाएगा तो पेंडुलम धीरे धीरे ऑसिलेट करेगा, क्योंकि जी कम हो जाएगा तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, टाइम पीरियड बढ़ने का मतलब पेंडुलम पहले के मुकाबले धीरे ऑसिलेट करेगा। तो ये सिंपल पेंडुलम के बारे में बहुत अजीब सी बातें हैं, बहुत विचित्र सी बातें हैं जिनको हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया यानी कि देखा। डन है। अब इसके जस्ट बाद हमारे पास, ये तो हमारे पास हुआ एक सिंपल पेंडुलम, इसके जस्ट बाद कहाँ गया यार, रिमोट कहाँ गया, हाँ, इसके जस्ट बाद हमारे पास आता है स्प्रिंग मास सिस्टम। ये तो हमारे पास हुआ सिंपल पेंडुलम। अब इसी का नेक्स्ट, लेकिन अगेन मैं फिर से कहूंगा, आप अभी सबसे पहले सिंपल पेंडुलम को नोट कर लें, इसकी डेफिनेशन नोट कर लें, ये रही, इसका डेरिवेशन नोट कर लें, ये रहा आधा और आधा ये रहा, और ये पॉइंट नोट कर लें क्योंकि इसके ऊपर हमारा शॉर्ट के फॉर्म में डिस्कशन भी होना है। फिर हम लोग स्प्रिंग मास सिस्टम पे चलते हैं। पहले आप ये नोट कर लो, एक बार इसको पढ़ लो, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए यार आगे बढ़ते हैं और अब चलते हैं स्प्रिंग मास सिस्टम के ऊपर। अब स्प्रिंग मास सिस्टम में जैसे कि टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम में क्या हुआ कि पेंडुलम गया आया एसएचएम किया और वो कितनी देर में पूरा एक चक्कर काट के आता है, इसको हमने बोला एक प्रकार से टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम की एक ऑसिलेशन यहाँ से गया और वापस कितनी देर में आया और इंडिपेंडेंट रहा, ये सब ठीक। लेकिन अब स्प्रिंग मास सिस्टम जो है उसमें जो टाइम पीरियड है वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा, रिमोट कहाँ गया, किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा, जरा इसके ऊपर आओ थोड़ी सी चर्चा करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, स्प्रिंग मास सिस्टम भी। स्प्रिंग मास सिस्टम क्या है ये हम लोग थोड़ा सा लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं वैसे तो, बट स्प्रिंग मास सिस्टम की अगर बात की जाए तो हमारे पास एक अगेन रिजिड सरफेस है और उसके साथ एक स्प्रिंग लगा हुआ है और उसी स्प्रिंग के साथ हमने एक मास m जो है वो कनेक्ट कर दिया है। उसकी अब जैसे मैंने m मास कनेक्ट किया होगा, थोड़ा सा ये नीचे खिंच गया होगा, खिंच के एक सर्टेन लेवल पे एक्सटेंड हो गया होगा, दैट्स इट। बट अगर मैं इसको ऐसे समझूं, अगर मैं इसको अभी इस पे एक mg लग रहा होगा जिसकी वजह से स्प्रिंग थोड़ा सा खिंच गया होगा, लेकिन उसके बाद ये रेस्ट पे आ गया होगा। अब अगर मैं इस पे फर्दर F फोर्स अप्लाई करता हूं, अगर मैं इसके ऊपर फर्दर F फोर्स अप्लाई करता हूं और इसको खींचता हूं, छोड़ देता हूं, तो ये क्या करने लग जाएगा, SHM। क्या करने लग जाएगा, SHM। मुझे उस SHM का टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। इसी स्प्रिंग मास सिस्टम को ऐसे मैं हटा दूंगा इसको, लेकिन ऐसे भी एक फ्रिक्शन लेस सरफेस पे यहाँ पे स्प्रिंग कनेक्ट करके यहाँ पे भी लगा सकते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो लेकिन हम उसकी पढ़ाई भी ऐसे करेंगे, अगेन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये स्प्रिंग मास सिस्टम है। अब स्प्रिंग मास सिस्टम का टाइम पीरियड हमें यहाँ पे, क्योंकि SHM करेगा, उसका टाइम पीरियड हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है जी। अगेन इस डेरिवेशन की हम शुरुआत ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाय एम से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन वो डेरिवेशन फिर बहुत छोटी हो जाती है, 2-3 लाइन में होती है, और मेरा पास्ट एक्सपीरियंस ऐसा कहता है कि कई टीचर ऑफेंसिव होकर नंबर भी काट लेते हैं। तो इसके डेरिवेशन की हम शुरुआत ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाय एम से ना करके हम इसकी शुरुआत करने वाले हैं एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स से, ठीक है ना। तो एज आप सबको पता है कि आप अगर फोर्स इस पे अप्लाई करोगे, एफ जितनी ज्यादा फोर्स अप्लाई करोगे उतना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा और वो माइनस के बराबर भी होगा के। ये हम लोग वर्क एनर्जी में पढ़ चुके हैं। तो फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स होता है। ऑल्सो फोर्स की जगह मैं मास इनटू में एक्सेलरेशन भी लिख सकता हूं, और अगेन एक्सेलरेशन की जगह माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स हम लिख सकते हैं, वो हम इस चैप्टर में प्रूव कर चुके हैं। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाय एम आ गया। ऑल दो हम ये पहले भी प्रूव कर चुके हैं, लेकिन मैं आपको फिर बोल रहा हूं, अगर हम शुरुआत यहाँ से करेंगे तो डेरिवेशन बहुत छोटी हो जाएगी। प्लस अगेन कई टीचर ऐसा भी होता है कि यहाँ से शुरुआत करने से नंबर भी काटते हैं, तो शुरुआत यहाँ से करना सही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ से ओमेगा की वैल्यू आ जाती है अंडर रूट के बाय एम, और यहां से ओमेगा की वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करने जाऊं तो ओमेगा मेरे पास 2 पाई बाय टी तो रहता ही है अंडर रूट के बाय एम, और यहां से टाइम पीरियड मेरे पास आ जाएगा, अगर मैं उल्टा कर दूंगा तो टाइम पीरियड अपॉन में 2 पाई पहले ले लेते हैं, एक स्टेप और ले लेते हैं, एम बाय के, और यहां से टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट एम बाय के। अब अगर आप इस, पहली बात तो मुबारक हो, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम का फॉर्मूला हमने डिराइव कर दिया। बट अगर आप इस फॉर्मूले पे थोड़ा सा ध्यान दें, तो इसका जो फॉर्मूला है टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम का जो फॉर्मूला है वो मास पे डिपेंड करता है। ओ माय गॉड, ये लो जी, एक और शॉट आ गया। एक और शॉट इस चैनल पे मैं डालूंगा जहां पे मैं एक स्प्रिंग कनेक्ट कर दूंगा और उस स्प्रिंग को मैं पहले एक
बिना मास के, चाहे क्योंकि यार देखो ये स्प्रिंग में खुद का भी मास होगा, चाहे मास लगा लो, बिना मास के ऑसिलेट करवाओगे तो एक सर्टेन टाइम पीरियड आएगा, फिर मैं उस पर एक मास कनेक्ट कर दूंगा और उसके बाद जब हम उसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करेंगे तो वो ज्यादा आएगा, क्योंकि जितना ज्यादा मास होगा टाइम पीरियड उतना बढ़ जाएगा। तो यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग नोट का लिख सकते हैं कि टाइम पीरियड यानी स्प्रिंग मास सिस्टम पेंडुलम से बहुत अलग हो गया इस मामले में, क्योंकि जो पेंडुलम का स्प्रिंग मास सिस्टम था वो टाइम पीरियड पर डिपेंड कर रहा था, लेकिन वहीं पे अगर हम इसके टाइम पीरियड की बात करें तो इसका टाइम पीरियड डिपेंड बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। तो टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम, टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम, टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम is dependent on time period of spring mass system is dependent on mass of particle, मास ऑफ पार्टिकल। अब आप समझ गए होंगे आज की मैं सारी पीपीटी ब्लैंक क्यों लेके आया हूं, बिकॉज सब कुछ आज देख सकते हो आप, हाथ से ही करना है। अभी तक जब से हम लोगों ने ये लेक्चर शुरू किया हुआ है तब से आप देख रहे हो डेरिवेशन डेरिवेशन डेरिवेशन, ठीक है, ग्राफ ओके ना, ग्राफ आ गया, ठीक है, डेफिनेशन आ गई, डेरिवेशन 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 ही आई जा रही है बेटा, और ऐसा ही मैंने आपको बताया था होने वाला। तो अगर मैं इसकी पीपीटी बनाऊं भी तो भी सिर्फ हेडिंग ही तो लिख के लाऊंगा ना, तो इसलिए हम लोग इस चैप्टर के ऑफलाइन में भी नोट्स प्रोवाइड नहीं करते, हम लोग सारा काम लिखते हैं हाथ से, क्योंकि डेरिवेशन ही सारा इस चैप्टर में खेल है। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके ऊपर अगेन शॉर्ट आएगा, तो 3-4 शॉर्ट अब लगातार आने वाले हैं। बीच में हो सकता है किसी और टीचर के आते हैं, बिकॉज बाकी टीचर भी गुस्सा हो जाते हैं, कहते हैं आशु सर ही शॉर्ट डालते रहते हैं, तो इसलिए हो सकता है उनके बीच में, लेकिन मेरे जो भी शॉर्ट अब इस चैनल पे आएंगे 11th-12th के वो इससे कनेक्टेड होने वाले हैं, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान रखना, आपको उस एक हफ्ते में मतलब शॉर्ट्स पे थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि हम इन कंसेप्ट्स को समझने वाले हैं। ओके, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2π√m/k आ गया, यानी स्प्रिंग मास सिस्टम में टाइम पीरियड मास पे आप देख सकते हैं डिपेंडेंट है, वहीं पे पेंडुलम में नहीं था, और ये जी पर डिपेंडेंट नहीं है, ये जी पे डिपेंडेंट नहीं है। बहुत अच्छी बात ये कि अगर आप स्प्रिंग मास सिस्टम को मून पे ले जाओ और स्प्रिंग मास सिस्टम को अर्थ पे लेके जाओ, टाइम पीरियड सेम रहेगा। बड़ी अच्छी बड़ी अजीब बातें भी है देखा जाए तो ये, ठीक है ना। चलिए चलिए चलिए, तो इसके बाद ये हमारे पास टाइम पीरियड होता है। अब इस चैप्टर में हमारे पास ऑसिलेशन जो है वो 3 टाइप के आते हैं, उनके ऊपर डेफिनेशन पढ़ लेते हैं एक बार, फिर आप कह सकते हैं काइंड ऑफ चैप्टर खत्म हो जाएगा। लेकिन हम एक छोटी सी चीज और पढ़ लेंगे, और वो है कि जो सर्कुलर मोशन होता है उसकी जो परछाई होती है डायमीटर पे, वो भी ऐसे जंप कर रही होती है। ये 2 चीजें और पढ़नी है, मतलब आप कुल मिला के कह सकते हो कि 25-30 मिनट का और ये हमारा चैप्टर रह गया है और ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। बट यहां पे हम लोग अगर बात करें काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, विच इज टाइप्स ऑफ ऑसिलेशन। अब टाइप्स ऑफ ऑसिलेशन क्या होता है देखें आप। टाइप्स ऑफ ऑसिलेशन, वहां पर 3 टाइप के ऑसिलेशन आएंगे। पहला है फ्री ऑसिलेशन, पहला है फ्री ऑसिलेशन। अब ये फ्री ऑसिलेशन क्या है, डेफिनेशन पहले लिखते हैं फिर हम समझेंगे। अ टाइप ऑफ ऑसिलेशन इन विच देयर इज नो लॉस and amplitude remains constant, and amplitude remains constant, यानी एक ऐसा ऑसिलेशन जिसमें कोई एनर्जी का लॉस नहीं होता और एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहता है। अब आप मुझे बताओ क्या ऐसा ऑसिलेशन प्रैक्टिकली पॉसिबल है, तो आंसर है नहीं, ऐसा ऑसिलेशन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। लेकिन ठीक है, हम लोग अगर अभी डेफिनेशन की बात करें या थ्योरी की बात करें तो ऐसा ऑसिलेशन जिसमें एम्पलीट्यूड जो है वो कांस्टेंट रहे, ऐसा ऑसिलेशन जिसमें एम्पलीट्यूड जो है वो कांस्टेंट रहे, यानी जिस एम्पलीट्यूड से शुरुआत हो एंड तक वही एम्पलीट्यूड रहे, कोई लॉस ना हो, ऐसे मोशन को हम लोग फ्री ऑसिलेशन, ऐसे ऑसिलेशन को हम लोग फ्री ऑसिलेशन बोलते हैं, जिसमें जिस एम्पलीट्यूड से शुरुआत हुई थी वही एम्पलीट्यूड एंड तक रहा है, क्योंकि कोई एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है और हम एक्सटर्नली कोई फोर्स भी नहीं लगा रहे हैं, कोई लॉस नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा, और उसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहे, उसे हम लोग कह देते हैं एक फ्री ऑसिलेशन।
अब अगर मैं ऐसे बोलूं कि फ्री ऑसिलेशन का कोई एग्जांपल, तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग कोई एग्जांपल है नहीं फ्री ऑसिलेशन का। फ्री ऑसिलेशन का देखा जाए तो कोई भी एग्जांपल प्रैक्टिकली हमारे पास है नहीं। क्यों नहीं है? अब नहीं है मतलब तो नहीं है, क्योंकि लॉस तो होता ही है। अब अगर मैं पेंडुलम को वैक्यूम में जाके भी ऑसिलेट करवाऊंगा तो भी उसके रस्सी और जहां से मैंने उससे कनेक्ट किया होगा उसके बीच में तो कहीं ना कहीं फ्रिक्शन होगी ना। तो लगभग फ्री ऑसिलेशन हो सकता है अगर मैं वैक्यूम में जाके पेंडुलम को ऑसिलेट कराऊं, बट वैसे मेरे पास कोई भी ऑसिलेशन 100% फ्री नहीं हो सकता है। फिर हमारे पास आता है सेकेंड टाइप का ऑसिलेशन विच इज डैम्प्ड ऑसिलेशन। और यही ऑसिलेशन बेसिकली हमें अपने आसपास दिखते हैं। यही ऑसिलेशन हमें बेसिकली अपने आसपास दिखते हैं। क्या होता है डैम्प्ड ऑसिलेशन? तो अ टाइप ऑफ oscillation, a type of oscillation in which due to loss of energy, a type of oscillation in which due to loss of energy, amplitude decreases टू जीरो, है ना। एनर्जी का लॉस होगा, एनर्जी का लॉस होता चला जाएगा और धीरे धीरे उसका जो एम्पलीट्यूड है वो एक ऐसा लेवल आएगा कि जीरो हो जाएगा, है ना। धीरे धीरे उसका जो एम्पलीट्यूड है वो एक ऐसा लेवल आएगा कि वो जीरो हो जाएगा। धीरे धीरे उसका एम्पलीट्यूड एक ऐसा लेवल आएगा कि वो जीरो हो जाएगा। एक सर्टेन एम्पलीट्यूड से वो शुरुआत करेगा, लेकिन एनर्जी का लॉस होगा और एनर्जी का लॉस होते होते एक ऐसा लेवल आएगा कि एम्पलीट्यूड कम होता चला जाएगा। तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग जितने भी हमारे आसपास ऑसिलेशन हो रहे हैं वो सारे डैम्ड है, क्योंकि उसमें एनर्जी का लॉस तो आपको मिलना ही मिलना है, ठीक है। लेकिन एक बड़ा ही कमाल का ऑसिलेशन हमको मिलता है, बहुत ही प्यारा ऑसिलेशन मिलता है। वो क्या है ऑसिलेशन? उससे पहले मैं एक सवाल पूछता हूं। मेरे घर में एक बहुत पहले घड़ी हुआ करती थी, आपके पास अभी भी हो सकती है, पहले भी होती होगी, जिसमें एक पेंडुलम लगा होता था और वो पेंडुलम को चलाने के लिए एक सेल लगता था, शायद आपको पता हो। या फिर हमारे अकेडमी में ऑफलाइन सेंटर पे एक फर्स्ट फ्लोर है, उसकी छत ना बहुत नीचे है, जिसकी वजह से वहां पे हम छत पे सीलिंग फैन जो है वो नहीं लगा पाते हैं। तो हमने साइड में वो वॉल फैन लगा रखे हैं जो ऐसे ऐसे करके ऑसिलेट करते रहते हैं, ठीक है ना। तो वहां पे भी वो पंखे ऑसिलेट करते हैं, या शादियों में या कहीं पे वो एक जगह पे खड़े होने वाले पंखे हैं जो ऐसे ऐसे करके ऑसिलेट करते रहते हैं। तो आपसे मेरा एक सवाल है, घड़ी का एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने घड़ी में सेल डाले, एक सेल घड़ी को चला रहा है और मान लो एक सेल पेंडुलम को चला रहा है। अब उस पेंडुलम में जो ऑसिलेशन है वो तो कांस्टेंट है। तो मेरा सवाल आपसे सिर्फ इतना है कि वो जो ऑसिलेशन है वो कौन सा ऑसिलेशन है, मतलब वो ऑसिलेशन कौन सा है? क्या फ्री ऑसिलेशन है या वो डैम्प्ड ऑसिलेशन है? तो आंसर है, देखा जाए तो ना तो वो फ्री ऑसिलेशन है ना तो वो डैम्प्ड ऑसिलेशन है, क्योंकि फ्री ऑसिलेशन में तो एनर्जी का लॉस होता है, वहां पे भी हो रहा है, बट आप उसमें एम्पलीट्यूड को फ्री ऑसिलेशन में एनर्जी का लॉस नहीं होता है, वहां पे एनर्जी का लॉस हो रहा है। और डैम्प्ड ऑसिलेशन में एनर्जी का लॉस होता है और एम्पलीट्यूड कम होता रहता है, लेकिन वहां पे आप एम्पलीट्यूड कम नहीं करने दे रहे हो। तो ऐसे ऑसिलेशन को जिसमें हम एक्सटर्नली फोर्स अप्लाई करते हैं और उसके एम्पलीट्यूड को कांस्टेंट रखते हैं, ऐसे ऑसिलेशन को कहा जाता है फोर्स्ड ऑसिलेशन। फोर्स्ड ऑसिलेशन। तो फोर्स्ड ऑसिलेशन एक नए प्रकार का ऑसिलेशन है, ये बिल्कुल एक नए प्रकार का ऑसिलेशन है। a type of oscillation in which external force is applied in resonance। ये वर्ड सुनते ही केमिस्ट्री की आत्मा जाग गई होगी आपके अंदर, बट ये केमिस्ट्री की आत्मा नहीं जगानी, मैं अभी आपको समझा रहा हूं यहाँ पे रेजोनेंस का मतलब क्या है। बट अ टाइप ऑफ ऑसिलेशन इन विच, पहली बात तो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड इन रेजोनेंस टू मेक द एम्पलीट्यूड कांस्टेंट। इसका मतलब यह है कि इसमें वैसे तो एनर्जी का लॉस हो रहा था, बट ऑब्वियस वैसे तो एनर्जी का लॉस हो रहा था,
लेकिन हमने क्या किया, हमने बाहर से हमने एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसके एम्पलीट्यूड को कांस्टेंट किया। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हमारे घड़ियों के पेंडुलम है, जिसमें हम सेल से केमिकल एनर्जी से ताकत लगा के उसको, मतलब बिजली से ताकत लगा के उसको ऑसिलेट कराते हैं। नहीं तो इसका बहुत रफ एग्जांपल आपको मैं देता हूं कि मान लो कृष्ण जी को आप झूला झुला रहे हो, या पार्क में किसी बच्चे को झूला झुला रहे हो। जन्माष्टमी में कृष्ण जी को झूला झुलाते हैं, छोटे बच्चों को घर में झूला झुलाते हैं। तो वहां पे क्या होता है, झूले के साथ एक रस्सी बंधी होती है, ठीक है ना। तो झूले को अगर आप एक बार ऑसिलेट करा के छोड़ दोगे तो वो रुक जाएगा, लेकिन अगर आप उसकी रस्सी पे बार बार फोर्स लगाते रहोगे तो वो ऑसिलेशन में आप एम्पलीट्यूड को कांस्टेंट रख सकते हो, ये आपको पता है। लेकिन हम जो एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं वो फोर्स कैसी भी फोर्स नहीं होनी चाहिए, वो फोर्स एक सर्टेन प्रकार की फोर्स होनी चाहिए जो कि रेजोनेंस में होनी चाहिए। अब इसका मतलब क्या है, आओ जरा समझाता हूं। रेजोनेंस एक कंडीशन होती है फिजिक्स में जहां पे हम जो फोर्स लगा रहे हैं उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, फोर्स की फ्रीक्वेंसी मतलब हमारे फोर्स के लगने की डायरेक्शन जिस रेट से चेंज हो रही है वो हमारे ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी से मैच करनी चाहिए। मतलब क्या है इसका, समझना, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ही इमेजिनेट करके आपको इस टॉपिक को समझना होगा। मान लो ये झूला है, जो एक बच्चा है जो झूले पे झूल रहा है और आपको इसे ऑसिलेट करवाना है, ठीक है ना। अब ये हमारी फोर्स है, ये हमारी फोर्स है जो आपको रस्सी पकड़ के लगानी है। अब बहुत ध्यान से सुनने वाली बात यह है कि अगर ये झूला है और ये रस्सी पकड़ के आपको फोर्स लगानी है तो झूला तो ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है, और आपको रस्सी को ऐसे, जब वो झूला उधर जा रहा होगा तो रस्सी को ढीला छोड़ना है, फिर जब झूला वापस आ रहा होगा तो रस्सी को खींचना है, छोड़ना है ढीला, खींचना है, छोड़ना है ढीला, खींचना है, और ऐसे करके अब आप नोटिस करो ये तो झूला है और ये आपका हाथ है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो झूले के साथ साथ आपका हाथ भी तो क्या कर रहा है, ऑसिलेट। झूले के साथ साथ आपका हाथ भी तो क्या कर रहा है, ऑसिलेट। और अगर आपका हाथ भी ऑसिलेट कर रहा है आपके झूले के साथ साथ, तो इसका मतलब है जो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो वो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो आपके झूले की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच होनी चाहिए। अगर मैच नहीं हुई, झूला पीछे जा रहा है, आपने धागा इधर खींच दिया, तो फिर वो तो उसके एम्पलीट्यूड को तो आप कांस्टेंट कर नहीं पाओगे, बल्कि एम्पलीट्यूड तो कम कर दोगे, तो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसीलिए आप बात को ध्यान रखिए कि फोर्स्ड ऑसिलेशन में आपको रेजोनेंस अप्लाई करके चलना है। आप चाहो तो कहीं पे रेजोनेंस की डेफिनेशन भी लिख सकते हो, अ कंडीशन इन विच फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड फोर्स मैचेस टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेटिंग बॉडी, ठीक है ना। तो ये है। अब इसी रेजोनेंस के ऊपर कुछ एप्लीकेशन बेस्ड है। अब आप सोचो, अगर आप रेजोनेंस पे बार बार फोर्स लगाते रहो, अब अगर आप चाहते हो कि झूला एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी पे चले, एक कांस्टेंट एम्पलीट्यूड पे चले, तो आपको पता भी होता है कि 4-5 बार धक्का मारने का फिर थोड़ी देर रुकना भी है। अगर आप मारते रहोगे तो फिर तो झूले का जो एम्पलीट्यूड है वो तो बढ़ जाएगा और बच्चा नहीं है झूले में, और झूला तो ऐसे उलट जाएगा। तो कहने का अल्टीमेटली मतलब ये है कि वो आप जानते हो, वो आपने किया ही होगा कि यार मुझे ठीक है, मैंने फोर्स लगाई, एम्पलीट्यूड, अब एक लेवल के बाद मुझे रुकना भी है। लेकिन अगर आप नहीं रुके तो एम्पलीट्यूड बढ़ता चला जाएगा, और उसी एप्लीकेशन के ऊपर बेस्ड यहाँ पे मैं कुछ आपको चीजें लिखवा रहा हूं। एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस, या रेजोनेंस की एप्लीकेशन से बढ़िया आप इन्हें ऑब्जर्वेशन भी कह सकते हो। इसकी डेफिनेशन लिख ली ना, या लिख दूं मैं? यार एक की तो डेफिनेशन है जो मैंने बोली है, कहीं इस पे भी तुम कमेंट सेक्शन पे बोल दो कि सर डेफिनेशन लिखी आपने। तो रेजोनेंस क्या है? एक कंडीशन है, ये कंडीशन, फिजिक्स की कंडीशन इन विच फ्रीक्वेंसी ऑफ applied force is equal to frequency of oscillation। हमारा जो ऑसिलेशन है उसके साथ फ्रीक्वेंसी इसकी मैच करनी चाहिए। अब इसके एप्लीकेशन की अगर बात करें, जिसमें सबसे पहला है कि जो मार्चिंग होती है, जो मार्चिंग कर रहे होते हैं सोल्जर, वो अलाउड नहीं होती। मार्चिंग इज नॉट अलाउड, मैंने मार्चिंग की स्पेलिंग ठीक लिखी है क्या? देख लेना। मार्चिंग इज नॉट अलाउड ऑन ब्रिजेस। जब पुल आता है तो पुल पे मार्चिंग अलाउड नहीं होती है। जैसे मान लो कोई बड़ा मेजर जा रहे हैं, मेजर, कर्नल, जो भी, और ऐसे ऐसे करके आपको उनके सामने मार्चिंग करते हुए जाना है। अब भैया 50 लोग हैं मार्चिंग कर रहे हैं, रास्ते में छोटी मोटी नदी आ गई, उसका पुल आ गया जो रस्सी से, फट्टों से कमजोर सा पुल बना होता है,
उस पर मार्चिंग करना अलाउड नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब आप पैर से ऐसे फोर्स लगाओगे, सब एक साथ, आपको मेरे पैर दिख नहीं रहे होंगे, लेकिन सब एक साथ पैर से क्या लगा रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं। अब अगर सब पैर से एक साथ फोर्स लगा रहे हैं तो उसका जो 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 पुल है, उसका जो एम्पलीट्यूड है, जैसे आपने फोर्स लगाई तो आपके फोर्स के साथ वो नीचे गया, ऊपर गया, और अगर आपके पैरों की फ्रीक्वेंसी उस पुल के फ्रीक्वेंसी से मैच हो गई तो वो रेजोनेंस में आ जाएगा और जो पुल है उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा और वो टूट भी सकता है। समझ रहे हो ना आप? ऐसे ही एवरेज साइज बिल्डिंग्स generally fall during earthquake। क्या आप ये बात जानते हैं कि अगर भूकंप आ रहा है तो भूकंप आ रहा है तो भूकंप के दौरान जो एवरेज साइज बिल्डिंग्स होती हैं उनके गिरने के चांसेस ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू जैसे ये एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है ए, ये एक बी और ये एक सी। अब जनरली ऐसा होता है, देखो ऐसा भी हो सकता है कि बड़ी बिल्डिंग भी गिर जाए, तीनों ही गिर जाए, तीनों ही ना गिरे। जनरल बात करें तो ऐसा अक्सर देखा गया है कि जो बहुत बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं उनका ऑसिलेशन बहुत धीरे होता है और छोटी बिल्डिंग्स बहुत तेज ऑसिलेट करती हैं लेंथ की वजह से। वहीं पे एवरेज साइज बिल्डिंग ठीक ठाक ऑसिलेट करती हैं और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो अर्थक्वेक से मैच कर जाती है। इसकी फ्रीक्वेंसी अर्थक्वेक की वाइब्रेशन से मैच कर जाती है और इसलिए जनरली बहुत बड़ी बिल्डिंग और बहुत छोटी बिल्डिंग वाइब्रेशन में रेजोनेंस के आने की वजह से नहीं गिरती हैं जनरली। और जनरली कौन सी बिल्डिंग्स गिर जाती हैं? तो आंसर है बीच वाली, यानी कि एवरेज साइज। तो ये बेसिक बात है रेजोनेंस की, ठीक है जी। अब एक और बात अगर हम थियोरेटिकली समझें तो आंसर है कि अगर एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में है, ठीक है ना, अगर एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में है, क्या एक सर्कुलर मोशन में घूमता हुआ ऑब्जेक्ट एसएचएम कर रहा होगा? मतलब मान लो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है विच इज इन सर्कुलर मोशन। ये बात समझ में आ गई ना रेजोनेंस की? सब कुछ जल्दी जल्दी तो नहीं हो रहा है। अगेन एक बारी मैं कहूंगा वीडियो को पॉज कर लो और ये 3 ऑसिलेशंस एक बार आप समझ लो, कोई जल्दबाजी नहीं है। वीडियो को प्लीज पॉज कर लीजिए और इन तीनों को आप एक बारी समझ लीजिए। अगेन आप जल्दबाजी करेंगे तो मामला खराब है। आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, इनको आप पढ़ लो। मतलब मैं तो कहीं नहीं जा रहा, आपको तो बस वीडियो पॉज करनी है। वीडियो को पॉज करो और आप आराम से ठंडे दिमाग से आप इसको एक बारी तीनों चीज़ों को देख लो, चाहे वो फ्री है, चाहे वो डैम्ड है और चाहे वो फोर्स्ड है। ठीक है, डन है? ये हटा देता हूँ, ठीक है। आओ अब बात करते हैं प्रोजेक्शन ऑफ बॉडी इन, लास्ट टॉपिक है, इन यूनिफॉर्म मोशन ऑन इट्स डायमीटर, ऑन इट्स क्या? डायमीटर। अगर एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में, और वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। पहली बात, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक एसएचएम नहीं हो सकता, आपको पता है, क्योंकि सर्कुलर मोशन पीरियोडिक हो सकता है। एसएचएम में तो आपको आगे पीछे यानी कि ऑसिलेशन करना होगा। तो सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तो कभी भी क्या नहीं हो सकता है, ये तो तय है। लेकिन अगर, बड़ी कमाल की बात सुनने वाली ये है कि अगर मैं उसकी परछाई को देखूं उसके डायमीटर पे, तो वैसे चम हो सकता है। कैसे? मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है और यहां पे उसका ये डायमीटर है, ठीक है ना, ये उसका डायमीटर है। थियोरेटिकली समझ रहे हैं हम इसको, ये उसका डायमीटर है। अब एक ऑब्जेक्ट है जो कि सर्कुलर मोशन कर रहा है और वो सर्कुलर मोशन करता करता ऐसे आ रहा है। ये मैंने उसकी अलग अलग जगह पे फोटो खींच ली, ये उसके सर्कुलर मोशन की मैंने अलग अलग जगह पे फोटो खींच ली, ठीक है। अब मान लो मैं इन बॉल्स की, ये जो वैसे तो एक ही बॉल है, इस बॉल की अगर परछाई डायमीटर पे बनाता हूं, मान लो यहां पे एक ट्यूबलाइट जला दी और इन बॉल की परछाई इस डायमीटर पे अगर मैं बनाता हूं तो वो परछाई कहां बनेगी? सुनना, इसकी परछाई तो यहीं बन जाएगी, इसकी परछाई यहां बन जाएगी, इसकी परछाई यहां बन जाएगी। डायमीटर पे परछाई बना रहे हैं, डायमीटर पे एक हमने स्क्रीन लगा दी, मान लो इसकी परछाई यहां बन जाएगी, इसकी परछाई यहां बन जाएगी, इसकी परछाई यहां बन जाएगी।
ऐसे इसकी परछाई यहाँ बन जाएगी, इसकी परछाई यहाँ बन जाएगी, इसकी परछाई यहाँ बन जाएगी और इसकी परछाई यहाँ बन जाएगी। अब आप अगर बॉल को एक्चुअली देखोगे तो वो ऐसे मूव कर रही है, विच इज किसी भी हाल में SHM नहीं हो सकता, विच इज पीरियोडिक बट नॉट ऑसिलेटरी एंड हेंस नॉट SHM। बट अगर आप इस लाल रंग वाली इसकी परछाई को देखो, परछाई काली होती है मुझे पता है भाई, रंग लाल ले लिया ना। अब ये परछाई को देखो तो परछाई यहां से ऐसे जाएगी, जब बॉल ऊपर जा रही होगी तो परछाई ऐसे मूव कर रही होगी, अब जब बॉल नीचे जा रही होगी तो परछाई ऐसे मूव कर रही होगी। तो इसकी परछाई जो है वो SHM करेगी एक पेंडुलम की तरह। ये उसकी मान लो मेन पोजीशन हो जाएगी, तो मेन पोजीशन से इधर 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 इधर, तो परछाई इज डूइंग SHM, परछाई इज डूइंग SHM। कई स्कूलों में ऐसे भी करा देते हैं कि इसकी डेरिवेशन करा के इसको SHM प्रूफ करवा देते हैं, बहुत सारे स्कूल में नहीं करवाते हैं। तो मैं अगर जनरल बात करूं तो मैं बच्चों को करवा के कंफ्यूज नहीं करना चाहता, लेकिन हाँ अगर आप कहोगे कि ये करवाना है तो आप मुझे इसको कमेंट सेक्शन में बता देना, जब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स कर रहे होंगे तो मैं करा दूंगा। बट मेन बात यह है कि इसकी जो परछाई है वो SHM है। सर अब इस चैप्टर से सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो मुझे एग्जाम में मिलेगी ही मिलेगी, मैंने आपको बता दिया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये एनर्जी है जो आपको एग्जाम में मिलेंगी, और एक क्वेश्चन टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम के ऊपर जरूर मिलेगा। स्प्रिंग मास सिस्टम में चांसेस थोड़े से कम है, आता उससे भी है, लेकिन पेंडुलम से ज्यादा सवाल आने के चांसेस जो हैं वो रहते हैं। ठीक है जी, ओह आई होप ये चैप्टर आपको अच्छा लगा हो। इस चैप्टर के शॉर्ट्स देखने के बाद आपको और अच्छा लगेगा, और जब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे तो और अच्छा लगेगा। बट आई होप इस चैप्टर में आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी अब, और सारे कंसेप्ट बहुत इजी से हैं, मतलब मैंने एज सच कुछ किया नहीं है आपके लिए, वैसे ही बहुत आसान है। बड़ा करे फिर भी आसान लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा कि ये लेक्चर कैसा लगा आपको। ठीक है जी, बाकी शॉर्ट्स जब हम डालेंगे तो भी बताइएगा कि वो शॉर्ट्स आपको कंसेप्ट क्लियर करने में और हेल्प कर रहे हैं या हम लोग आपका और अपना दोनों का टाइम वेस्ट कर रहे हैं, वो भी बताइएगा। ठीक है जी, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। साइंस एंड फन 11th 12th पे PPT वगैरह ऐप एंड ऑल पे मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू।